हाँ जी बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग सब? तो कैसी रही आपकी कल की क्लास में? तो आपने बहुत सारी तारीफें करी, मैं तो रात भर सो ही नहीं पाया बेटा। चैट नहीं दिख रही इनकी यार, बच्चों की चैट नहीं दिख रही मुझे। मस्त। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। गुड, मैं एकदम मस्त हूँ बेटा, मैं हमेशा मस्त रहता हूँ सुहानी जी। बिल्कुल एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं आप बताएं? राधे 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 राधे। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बढ़िया। ये सलाम, वेलकम। अरे वाह, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया। आपके जैसे मस्त, अरे वाह बहुत बढ़िया, मेरे जैसे मस्त रहो हमेशा। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बात बात करके मुझे। तो आज रात में भसड़ मच गई। अरे क्या भसड़ मचा ली बेटा? अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई। अभी से क्या भसड़ मचा ली है बेटा? अभी से कैसे भसड़ मचा ली? मैं एकदम अच्छा हूं बेटा, एकदम। चलिए, तो अब अपन चालू सर अपने। हर्षित जैन सर आपने, मैं तो बेटा रोज ही भसड़ मचाता हूँ। मैं तो, मेरे लिए कुछ नया नहीं है। आप लोग बताओ कि आप लोगों की क्या क्या नई चीज़ हुई। आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा कल मैंने सुना। एक आध बच्चे ज़रा नाराज़ हो गए कल मुझसे। बोले सर ऑडिट नहीं पढ़ा रहे आप, बस टाइम पास कर रहे हो, ऑडिट नहीं पढ़ा रहे। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज ऑडिट ही पढ़ाऊंगा खाली। मतलब ऑडिट तो हमें रोज़ पढ़नी है। आज बस थोड़ा सा, कल थोड़ा सा हमने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था, इस चक्कर में आपको थोड़ी कुछ बातें बताना ज़रूरी था। तो और इसी तरीके से देखो क्या है ना, हंसते खेलते जो काम हो जाए वो अच्छा है। जितना ज़्यादा टेंशन लेकर पढ़ेंगे मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। आप वैसे सुबह तक, मतलब आप समझो आप लोगों की हालत क्या होती है ना कि एकदम कभी सुबह से आप क्लासेस ले रहे हो। जैसे कल किसी बच्चे ने बताया था कि सुबह सर 9 बजे से या 10 बजे से हम क्लास चलती है, आई गेस 8 बजे से चलती है, 10 से 7। अब उसमें क्या होता है ना, तुम्हारी हालत हो जाती है वो जैसे गन्ने की मशीन में से कभी गन्ना निकलता हुआ देखा है पीछे से? गन्ना डालते हैं आगे से, पीछे से गन्ना निकलता है ना, तुम्हारी हालत वो मोलासिस जैसी हो जाती है। कई बच्चों की तो हालत ऐसी होती है कि उस पर वो नींबू और पुदीना और लगा दिया हो। मतलब बिल्कुल जैसे धोके निचोड़ देते ना कपड़े को, और दो जने पकड़ के निचोड़ रहे हैं। तो इस टाइम तक आते थे तुम्हारी हालत जो ना बिल्कुल हो जाती है वैसे, गन्ने की जैसी, मतलब रस निकाले हुए गन्ने की जैसे। तो ऐसे में थोड़ा सा क्या है, रिचार्ज कर लेते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों के साथ आप रिलैक्स होकर पढ़ना, आराम से मस्त होकर पढ़ना। ऑडिट के बारे में चर्चा करेंगे, व्हाट इज एन ऑडिट, मॉड्यूल की जरूरत आज हमें हो सकता है पढ़े, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। तो जस्ट टू हैव अ डिस्कशन ऑन द टॉपिक, जस्ट टू हैव अ डिस्कशन ऑन द मीनिंग ऑफ ऑडिट। मतलब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑडिट वर्ड आया कहां से, मतलब इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ। अनलेस हम लोगों को ये नहीं पता कि ऑडिट वर्ड का ओरिजिनेशन कहां से हुआ, तो ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ना ही हमारे लिए बेकार है। ठीक है ना? तो हम पहले समझते हैं ऑडिट आया कहां से। देखो क्या होता है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं कंपनी का, लेकिन ये नहीं समझना कि ऑडिट सिर्फ कंपनी की ही होती है। मैं एग्जांपल कंपनी का ले रहा हूं, लेकिन आप ये नहीं समझोगे कि ऑडिट कंपनी की होती है। पूरा ध्यान से सुनना, मजा आएगा। अच्छा एग्जांपल है, आपको उसको थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व करना है ना, डूबना पड़ेगा। बस प्रेम में नहीं डूबते बेटा, प्यार में जैसे डूबते हैं वैसे नहीं डूबना, लेकिन उससे ज्यादा डूबना है। पर यहां पे आपको उस कॉन्सेप्ट के अंदर डूबना है, तभी ऑडिट समझ में आएगी। तो हम लोग कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन दैट ऑडिट इज कंडक्टेड फॉर द कंपनी ओनली। ऑडिट किसी की भी हो सकती है, कंपनी की भी हो सकती है, फर्म की भी हो सकती है, प्रोप्राइटरी बिजनेस की भी हो सकती है। लेकिन हमने कंपनी का एग्जाम्पल क्यों लिया? देखिए क्या होता है, जैसे कोई प्रोप्राइटरी बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल, तो प्रोप्राइटरी बिजनेस के अंदर क्या होता है कि मालिक और नौकर अलग अलग नहीं होते। चाहे कितना ही बड़ा प्रोप्राइटरी बिजनेस हो, आप कितने बड़े शोरूम में चले जाओ, करोड़ों रुपए का काम होता हो, लेकिन मालिक और नौकर में कोई फर्क नहीं होता। मतलब मालिक ही नौकर है। और अगर उसके अंडर में 10 लोग काम कर भी रहे हैं ना, तो मालिक की नजर हमेशा हर एक काम पर रहेगी। उस बिजनेस में अगर एक 50 रुपए की ट्यूबलाइट भी खरीदनी है ना, तो उसके लिए भी आप मालिक को ही आना पड़ेगा। मतलब मालिक ही खरीदता है, तो मालिक की नजर में सब कुछ रहता है। क्या पैसा भी मालिक ने लगाया, उस पैसे से जो माल खरीदा वो भी मालिक ने ही खरीदा, उसे बेचा भी मालिक ने, खर्चे भी सब। तो फिर क्या, फिर इसमें क्या चीज चेक कराने की? अब खुद से तो कोई झूठ बोलेगा नहीं ना, मतलब खुद को ही आप उल्लू पटारे बोले। हम जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, हम बड़े चालाक होते हैं, भारतीय लोग बड़े चालाक होते हैं। हम लोग कैसे, सुबह उठना है ना 5-6 बजे, तो हम लोग क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं 5 बजे का, 5:15 बजे का, 5:30 बजे का, 5:45 का और 6 बजे का। तो 5 बजे हम उठते हैं, अलार्म बंद कर रहे, अभी तो 5 ही बजे, अलार्म बंद करके फिर सो गए, खुद को ही उल्लू बना रहे। फिर 5:15 बजे अलार्म बजेगा, उसको बंद करा, फिर सो गए दोबारा, अभी तो 5:15 ही बजे। ऐसे हम 4 बार करते हैं। उठकर सोने में जो मजा है वो इस दुनिया में कोई जन्नत नहीं दे सकती।
और सर्दियों में तो मजा क्या है ना बेटा, डबल हो जाता है। तो हम खुद को ही उल्लू बनाते रहते हैं। इसी तरीके से कोई बिजनेसमैन खुद को ही उल्लू बनाना चाहे तो एक बेवकूफी भरी बात है। एक अलग बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने खर्चा कराए, मान लीजिए सैलरी आपने दी 2 लाख रुपए, पर अपनी P&L बैलेंस शीट में आप लिख रहे हो 2.5 लाख, वो आपकी इच्छा है, वो आप लिखते रहो, लेकिन जनरली ऐसा कोई नहीं करता। बट आप एक बार कंपनी के बारे में सोचो, कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, करेक्ट। एक्चुअल ट्रू ओनर कौन है? ट्रू ओनर है शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया, मान लो 1 लाख शेयर होल्डर। अब जस्ट सारा खेल इमेजिनेशन का है बेटा, इमेजिनेशन करना है। मतलब मैं पढ़ाते समय भी ना सिचुएशन को इमेजिन करता हूं, मैं जो बोल रहा हूं हर एक लफ्ज को मैं इमेजिन कर रहा हूं। तो आपको इमेजिन करना, और इमेजिन कैसे करते हैं मालूम है? इमेजिन करने का मतलब होता है जब सब कुछ दिखना बंद हो जाए, सामने से चीजें दिखना बंद हो जाए। आप याद करो बचपन में जब आप छोटे थे, मतलब बचपन में सब छोटे ही होते हैं, जब आप छोटे थे क्लास के अंदर बैठे होते थे ना, अब सोचो एक बार उस सिचुएशन को याद करो, क्लास के अंदर टीचर है नहीं, यानी कोई क्लास चालू हो गई, कोई पीरियड चालू हो गया, लेकिन अभी तक टीचर नहीं आया, बच्चे शोर मचा रहे और आप एक कोने में बैठे पता नहीं क्या सोच रहे हो। और उस सोचने के दौरान आपको ना तो बच्चों का शोर सुनाई दे रहा है, ना तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, बस अपने ही दिमाग में जो चल रहा है वही। ऐसा नहीं पिक्चरों में होता है, आपने देखा होगा कई बार, वो रियल में होता है, वो पिक्चरों में नहीं होता, रियल में होता है। अगर इंसानों की तरह रहोगे तो रियल में नजर आएगा। हम जब कभी कुछ सोच रहे होते हैं ना, आप कई बार ऐसा होता है सामने देख रहे हो, अब देख तो हम लग रहे कैमरे को, लेकिन दिमाग में चल रहा है कुछ और। तो आंखें बेटा वो नहीं देखती जो सामने है, कान वो नहीं सुनते जो सुनाई दे रहा है, कान वो सुनते हैं, आंखें वो देखती है जो आपके दिमाग में चल रहा है। इसीलिए कहते हैं इमेजिन करो। तो पिक्चरों में इस तरह के सीन आते हैं ना, कभी कभी एक्टर इमेजिन कर रहा होता है ऐसे सोचकर, और वो एक्चुअल में इमेजिन कर रहा होता है और वो वही चल रहा होता है। आपको वैसे इमेजिन करना है। मैं जो बोलूं हर एक वर्ड को, हर एक लाइन को, हर एक एग्जाम्पल को इमेजिन करो। इमेजिन करो कि एक कंपनी है, उस कंपनी में 1 लाख शेयर होल्डर है। अब उन 1 लाख शेयर होल्डर ने पैसा लगाया, किसी ने 100 रुपए लगाया होगा, किसी ने 500 लगाया होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? 1 लाख शेयर होल्डर्स ने 1 करोड़ रुपए लगाया। अब उन किसी भी बिजनेस को चलाने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? बिजनेस को चलाने का अधिकार। वो जवाब मत देना जो मैं सुनना चाहता हूं, जवाब वो देना जो आपके मन में आए, क्योंकि वही सही जवाब होगा। किसी भी बिजनेस को चलाने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? उसके मालिकों के पास। तो एक कंपनी के असली मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर। तो कंपनी को चलाने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? शेयर होल्डर के पास में। लेकिन शेयर होल्डर है 1 लाख, और अगर उन 1 लाख लोगों को आपने बिजनेस चलाने का अधिकार दे दिया, वो लोग आ गए, तो चलेगा कैसे? अगर 1 लाख लोग बिजनेस चलाएंगे तो सब अपनी अपनी चलाएंगे, फिर बिजनेस को कौन चलाएगा? फिर बिजनेस चले ना चले, लेकिन ये सब लोग जरूर चल लेंगे, राइट? लड़ेंगे, मरेंगे, आपस में कटेंगे। तो आप क्या करें? अब 1 लाख लोग हैं तो है मालिक, पैसा भी है हमारे पास 1 करोड़, या मान लो 100 करोड़ रुपए, 1 लाख लोगों ने 100 करोड़ रुपए लगा दिए, बिजनेस चलाएगा कौन? तो हम क्या करते हैं, 8, 10, 12, 15 लोग, कुछ समझदार लोगों को लेकर आते हैं। ये 12-15 लोगों को लाएंगे, वो 1 लाख लोग। बिजनेस चलाने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? मालिकों के पास। नहीं चला सकते, तो ये डिसाइड करने का अधिकार कि कौन चलाए, ये किसके पास होना चाहिए? ये भी मालिक के पास होना चाहिए। तो सारे शेयर होल्डर्स ने मिलकर कुछ 10, 12, 15 लोगों को अपॉइंट करा। कैसे? बचपन में कभी 11th में, 12th में, या शायद फाउंडेशन में, या यहां लॉ में आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे, एक वर्ड होता है जनरल मीटिंग। कभी कभी उसको एजीएम बोलते हैं, कभी ईजीएम बोलते हैं, सिचुएशन के हिसाब से। उसमें सारे शेयर होल्डर आते हैं और सारे शेयर होल्डर मिलकर क्या करते हैं? कुछ 12-15 लोगों को चूज करते हैं। अब ये 12-15 लोग शेयर होल्डर में से भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमें समझदार लोग चाहिए। अगर आपके वो 1 लाख शेयर होल्डर में से 12-15 लोग ऐसे समझदार हैं तो आप उन्हें ले लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। नहीं है तो बाहर से लेकर आओ, नहीं है तो बाहर से लेकर आओ, लेकिन हमें समझदार लोग चाहिए। उन 12-15 लोगों को हमने बिठाया कि बोले भाई देखो, इस कंपनी की कमान तुम्हारे हाथ में है ना सर, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हूं, ऐसी अब तुम्हारे हवाले कंपनी साथी हूं, और हम बैठ के देखेंगे तमाशा। यानी हमने तुम्हें दे दिया 1 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए, बिजनेस चलाओ, लेकिन सिर्फ 2 बातें ध्यान रखना। उन 15 लोगों को हम कह रहे हैं, ध्यान रहे, उन 15 में से हो सकता है शेयर होल्डर्स में से भी कुछ लोगों, लेकिन अब वो 15 लोग इंडिपेंडेंट है, अलग है वो 15 लोग। उन 15 लोगों को शेयर होल्डर ने क्या समझाया? देखो तुम्हें दे रहे हैं हम 100 करोड़ रुपए, तुम्हें चलाना है बिजनेस, तुम्हारे काम में उंगली कोई नहीं करेगा, रोज रोज आकर उंगली नहीं करेंगे हम लोग, चिंता मत करो। ऐसे नहीं कि हम लोग रोज रोज पूछ रहे हैं, तुम्हारे को इंडिपेंडेंस है, डिसीजन सब तुम्हारे, सब तुम्हें डिसाइड करना है किससे माल खरीदना है, किसको बेचना है, कितने में खरीदना है, कितने में बेचना है, और कितने लोगों को सैलरी पे रखना है, कितने लोगों को नौकरी पे रखना है, कितनी सैलरी देनी है, किराया कितना देना है, बिजली पानी, सब तुमको डिसाइड करना है। हम नहीं रोज रोज इंटरफेयर करेंगे। हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए। पहली चीज, तुम बिजनेस को ईमानदारी के साथ चलाओ। जैसे तुम अपने बिजनेस को चलाते, उसके बदले में हम तुम्हें क्या देंगे? सैलरी देंगे। सैलरी मिलेगी, फोकट में थोड़ी ना कोई काम करता है, सैलरी देंगे, अच्छी सैलरी देंगे तुमको ना, और नहीं तो 10% प्रॉफिट का दे देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलता है डायरेक्टर्स को।
तुम्हारे लॉ वाले सर पढ़ाएंगे, फाइनल में भी आएगा, इंटर में भी आएगा, जहां पे भी आएगा, अभी आएगा, अकाउंट्स में भी आता है। 11% ऑफ नेट प्रॉफिट देते हैं। बताओ कितनी बड़ी चीज बोले, तुम्हें फ्री में थोड़ी काम करवा रहे, तुम 15 लोगों को 12 लोगों को सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं। बिजनेस कैसे चलाना, जैसे अपना बिजनेस चलाते हैं ना कि आदमी दिल निकाल के बाहर रख देता है। अच्छा ठीक है, वो एक अलग बात है कि उसमें लॉस हो प्रॉफिट हो, देखिए वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। प्रॉफिट होना या लॉस होना इज नॉट द क्राइटेरिया टू डिसाइड दैट यू सक्सेसफुली रन द बिजनेस। लेकिन आपने बिजनेस वाकई में अच्छे तरीके से चलाया, आपने बेहतर तरीके से परचेस करा, बेहतर तरीके से माल बेचा। एक तो दूसरी जिम्मेदारी क्या है, पहली जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी के लिए तो तुम्हें प्रॉफिट का 11% दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं, गन्ना चूसने के लिए थोड़ी ना 11% दिया तुम्हें, दिया इसलिए कि प्रॉफिट का 11% लो। क्यों, और प्रॉफिट का 11% क्यों, सैलरी देने के बजाय, फिक्स सैलरी देने के बजाय प्रॉफिट का 11% ऐसा बोलकर क्यों दिया, क्योंकि उससे सामने वाले का मोटिवेशन आता है, प्रॉफिट जितना ज्यादा आएगा उसको 11% ज्यादा मिलेगा। दूसरी जिम्मेदारी क्या है, दूसरी जिम्मेदारी है कि तुमने पूरे साल भर जो करा, अच्छा बुरा जैसा भी करा, भाई ठीक है बिजनेस चला रहे हो, तुम लोगों की पूरी जिम्मेदारी, तुमसे भी गलतियां हो सकती, किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी दूसरी क्या है कि तुम पूरे साल भर जो करो हमें बताओ। रोज रोज मत बताओ, साल के एंड में बताओ। भाई रोज रोज तो बताने लायक तुम्हारी स्थिति भी नहीं है और हम पूछ भी नहीं सकते, लेकिन साल के एक बार तो बताओगे, साल में एक बार तो बताओ। ये अभी बेटा कुछ चैटिंग वेटिंग मत करो, टाइप मत करो, जब मैं बोलूं ना सवाल पूछो तब करना, क्या ना, अभी कंसंट्रेट करना है बात पे। अभी अगर इधर से चैटिंग पे अपन लग गया ना तो मेरा ध्यान बार बार आपके सवालों में जाएगा, मैं फिर वो फुल कंसंट्रेशन से पढ़ा नहीं पाऊंगा और आप भी नहीं पढ़ा पाओगे। जब मैं बोलूं सवाल पूछो तब पूछना, तब तक के लिए चैटिंग वाले बॉक्स को होल्ड पे डाल दो। तो दूसरी जिम्मेदारी है कि पूरे साल भर जो करा उसको हमें बताओ, हर एक चीज बताओ पूरे साल भर। अब बीओडी ने बोला सर पहली कंडीशन तो समझ में आ गई, आपने कहा बिजनेस को ऐसे चलाना, ईमानदारी से चलाना, अच्छे तरीके से चलाना, अपना बिजनेस समझ के चलाना, ठीक है वो हम करेंगे। दूसरी बात भी आपकी ठीक है कि हमने जो साल भर करा वो आपको बताया, लेकिन पूरे साल भर में हमने तो इतनी सारी चीजें करी, अब हम आपको कैसे बताएं। भाई पूरे साल भर में 365 दिन है, 365 दिन में हमने 3650 चीजें करी, रोज 10 चीजें करी, 10 चीजों में सेल करा होगा, परचेस करा होगा, सैलरी पे करी होगी, कैश निकाला होगा, बैंक में जमा कराया होगा, और 50 काम होते हैं। तो हम उन 3650 चीजों को आपको बताएंगे कैसे। इसका सोल्यूशन है ना, इसका सोल्यूशन मुझे नहीं पढ़ाना, वो तो आप 11th में पढ़कर आ गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तभी तो क्या बोलते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द मिरर इमेज ऑफ एंटिटीज बिजनेस। किसी भी व्यवसाय का, ये जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वित्तीय विवरण है, कोई भी वित्तीय विवरण किसी भी व्यवसाय का दर्पण होते हैं। अर्थात पूरे साल भर आपने क्या करा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आता है। तभी तो कहते हैं ना हम अकाउंट्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर। हमें आपको किसी एंटिटी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, उसका P&L बैलेंस शीट दे दो, बाकी तो हम संभाल लेंगे। अरे आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, मजाक थोड़ी ना हो रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम एंटिटी की कुंडली बना देते हैं, पुरानी भी और आगे की भी। अकाउंट्स के डॉक्टर ही नहीं, ज्योतिषी भी हम। किसी एंटिटी के बारे में आप 3 साल की P&L बैलेंस शीट दे दो, अगले 3 साल क्या होने वाला हम बता देंगे। तो हमने क्या कहा कि पूरे साल भर जो आपने करा उसको रिकॉर्ड्स में डालो भाई, जनरल एंट्री करो, लेजर बनाओ, साल के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें दे देना, हमें पता चल जाएगा तुमने पूरे साल भर क्या करा। मेरी बात समझ में ना, और बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अब ये ना यहां से आएगा ट्विस्ट। यहां अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। इस पॉइंट, अब जो पॉइंट आने वाला, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। यहां से बेटा ध्यान से, अगर किसी का ध्यान नहीं था और कहीं कोई चैटिंग सेटिंग में लग रहा था तो कृपया यहां ध्यान दीजिए। थोड़ी देर के लिए आप मैसेज कर दो सामने वाली पार्टी को कि बेबी प्लीज वेट, नाउ द टर्निंग पॉइंट इज अबाउट टू कम, तो कॉन्सेंट्रेट। आप हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर दे दो, पूरे साल भर जो भी आपने करा उसका आप हमें P&L बैलेंस शीट में लग कर दे दो। अब उस P&L बैलेंस शीट को शेयर होल्डर को मिल जाएगा, है ना। शेयर होल्डर उससे देख के, P&L बैलेंस शीट से देखकर उनको दिख जाएगा आपने पूरे साल भर क्या करा। उससे वो डिसाइड करेंगे कि आपने पूरे साल भर बिजनेस अच्छे से चलाया या नहीं चलाया। करेक्ट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब आ गया ना। आप बताओ, आप सोच के देख लो, एक बार आराम से सोच लेना, अभी नहीं सोच सकते तो रात भर बैठ के सोच लेना। एक ऐसी एक्टिविटी बता दो जो बिजनेस में होती हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आती। आप पूरी रात भर सोच लो, पूरा दिन भर सोच लो, आपको एक ऐसी एक्टिविटी। ऐसी थोड़ी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिरर ऑफ एंटिटी या मिरर ऑफ बिजनेस कहते हैं, इसलिए कहते हैं। तो पूरे साल भर जो आपने करा उसको आप दिखा देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़कर ये डिसाइड करेंगे कि तुमने बिजनेस अच्छे से चलाया या नहीं चलाया। जो भी क्राइटेरिया है, चाहे हो सकता है प्रॉफिट क्राइटेरिया हो,
जो भी। लेकिन अब ऐसा बढ़िया हो रहा था। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, आप सब शेयर होल्डर्स और मैं बीओडी, मतलब 5, 10, 12, 15 होते हैं, एक बार मान लो मैं बीओडी, आपने मुझे 100 करोड़ रुपए दिए, पूरे साल भर मैं बिजनेस चलाऊं, चलाता रहूंगा, जिंदगी भर चलाना है। मैं नहीं होऊंगा तो कोई और चलाएगा आकर, कोई और होगा तो कोई और आएगा, हम बदलते रह सकते हैं। मैंने चलाया, मैंने पूरे साल भर जो करा वो आपको मैंने पी&एल बैलेंस शीट बनाकर दे दिया, करेक्ट। अभी जो पी&एल बैलेंस शीट मैंने आपको बनाकर दिया, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि मैंने साल भर बिजनेस चलाया नहीं चलाया। लेकिन सुहानी ने एक सवाल आप सबके दिमाग में डाल दिया, आप सब शेयर होल्डर हो, बोले यार ये आदमी का भरोसा नहीं है साला, ये बड़ा घटिया आदमी है, क्या पता इसने, अपन तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं इसने बिजनेस अच्छे से चलाया या नहीं, अपन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं कि इसने बिजनेस अच्छे से चलाया या नहीं, क्या पता इसने पूरे साल भर जो करा वो सही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया भी नहीं, हो सकता है इसने जो करा वो दिखाया नहीं। जरा इस पॉइंट को समझना, यही सारा ट्विस्ट है। सुहानी का बड़ा इंपॉर्टेंट डाउट है और ये डाउट बड़ा जेन्युइन है, उसके मन में जो ये सवाल है बड़ा जेन्युइन है कि अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इसने बनाकर दिए, जिसमें इसने बताया कि पूरे साल भर हमने क्या करा, उसके बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं कि इसने पूरे साल भर बिजनेस ढंग से चलाया या नहीं चलाया। ठीक है, पूरे साल भर बिजनेस ढंग से चलाया या नहीं चलाया, लेकिन ये किसको पता कि इसने पूरे साल भर जो करा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही तरीके से दिखाया। हो सकता है सेल्स करी हो 12 करोड़ की, लेकिन ये साला घटिया आदमी है, इसने सेल्स दिखाई 10 करोड़ की, 2 करोड़ का पैसा तो अपनी जेब में रख लिया। अब अपन तो 10 करोड़ की सेल, क्योंकि पी&एल में 10 करोड़ का दिख रहा है, आप तो डिसीजन जो लोगे या जो भी आप डिसाइड करोगे वो तो आपको 10 करोड़ की सेल्स दिख रही है, उसके हिसाब से डिसाइड करोगे। अब सुहानी का सवाल तो बड़ा लॉजिकल है। जैसे सुहानी ने ये बोला तो शिवम ने इसको सपोर्ट करा, बोले यार कह तो सही रही है बहन, तू बात पे तो भरोसा नहीं कर सकता, मैं एक एक को बहन बना दूंगा, यहाँ ध्यान रखना तुम्हारे है। सलोनी ने सपोर्ट करा, आस्था ने भी सपोर्ट करा। अब यश कैसे पीछे रहता? यश ने कहा नहीं बात तो सही कह रही है, आस्था ने कहा है तो बात सही है, शिवम ने कहा है तो बात सही है, सलोनी ने कहा है तो बात सही है, इतने लोग कह रहे हैं तो बात में कुछ दम तो है। फिर 5 लोगों के दिमाग में आ गया ना तो 50 तक जाने में टाइम नहीं लगता। फिर तो 50 लोगों के दिमाग में बात आ गई, 50 से 500 नहीं होते 5000, 5000 से 50,000 नहीं होते 5 लाख। अब सबके दिमाग में आ गया, बोले यार ये अपन बैठ के पी&एल बैलेंस शीट के बेसिस पे जो इसने बना के दिए, मतलब पूरे साल भर बिजनेस चलाया इसने, पूरे साल भर इसने क्या करा दिखाया इसने। अब क्या पता ये आदमी पूरे साल भर जो करता है वही दिखा रहा है या उसको कम ज्यादा मैनिपुलेट, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं मालूम, विंडो ड्रेसिंग। हम करते थे ये वर्ड यूज, कभी आपने बचपन में सुना होगा लेकिन मीनिंग अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। विंडो ड्रेसिंग इसको बोलते हैं कि मैंने पूरे साल भर जो करा मैंने उसको विंडो ड्रेस करके, यानी उसको मैनिपुलेट करके दिखाया। सेल्स ज्यादा हुई मैंने कम दिखाई, कम हुई मैंने ज्यादा दिखाई, खर्चे कम हुए मैंने ज्यादा दिखाए, फर्जी खर्चे डाल दिए जिससे कि आपके सामने सही पोजीशन दिखे। अब मैंने कहा फिर मैं क्या करूं आप बताओ, आपको बोले हमको तो विश्वास नहीं तेरे ऊपर, क्योंकि जब तक ये कंफर्म ना हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये ट्रू एंड फेयर है, यानी इसमें वही है जो मैंने पूरे साल भर करा, तब तक इस बात का डिसीजन लेना कि तूने बिजनेस अच्छे से चलाया नहीं चलाया बेकार है। तो मैंने आपसे कहा बताओ मैं क्या करूं, आप बताओ कैसे आपको मुझ पर विश्वास हो, या मैं कैसे आपको विश्वास दिलाऊं कि मैंने जो साल भर करा वही मैंने दिखाया, कोई तो तरीका बताओ। आपने कहा बोले हम ना चेक करेंगे। कैसे चेक करोगे, आप तो 1 लाख लोग हो, 1 लाख लोग आप सब एक साथ आ सकते तो बिजनेस नहीं चला लेते। तो फिर आपने डिसाइड करा बोले हम सबके बिहार पर एक बंदा आएगा जो होगा इंडिपेंडेंट, जो होगा नॉलेजेबल, जो क्वालिफाइड है, जो हर चीज समझता हो, तूने जो साल भर करा वो भी समझता हो। ऐसा तो एक ही बंदा होता है, चार्टेड अकाउंटेंट, यूनिवर्सल। आपने एक चार्टेड अकाउंटेंट को भेजा, बोले ये आ रहा है हमारी तरफ से, ये चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो, मैं ध्यान सुनना बेटा, ये दूसरा ट्विस्ट पॉइंट है, वो जो लग रहे थे ना चैटिंग में यहां वहां है, बेबी सोना जानू, वो जरा यहां ध्यान दो, ये सोना जानू को थोड़ा ब्रेक देने का टाइम है। दूसरा ट्विस्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो आकर ऑडिटर कभी ये चेक नहीं करता कि मैंने बिजनेस, मैं मतलब बीओडी ने बिजनेस ढंग से चलाया। ऑडिटर होता कौन है चेक करने वाला, उसका पैसा लगाए नहीं ना, वो मालिक है नहीं, तो बिजनेस अच्छे से चला या नहीं ये ना तो कभी ऑडिटर चेक करता है और ना इसके ऊपर अभी कमेंट देगा अपना, वो ये डिसाइड करना शेयर होल्डर का काम, ये डिसाइड करना। मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को रिपीट करता हूं, ध्यान देना, ऑडिटर कभी ये चेक नहीं करता कि बिजनेस अच्छे से चला या नहीं चला, यानी मैंने, यानी बिजनेस बीओडी ने, यानी डायरेक्टर्स ने बिजनेस अच्छे से चलाया या नहीं, ये डिसाइड करना ऑडिटर का काम नहीं है।
ये डिसाइड करेंगे शेयर होल्डर। वो ये डिसाइड करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे, लेकिन उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस बात पे विश्वास नहीं था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही दिखाया गया है जो है ना, इसके लिए उन्होंने ऑडिटर को भेजा। तो ऑडिटर, वो चार्टेड अकाउंटेंट ये चेक करेगा, ऑडिटर ध्यान दीजिएगा, ये चेक करेगा कि मैंने जो पूरे साल भर करा वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया ना, दैट्स इट। यदि मैंने जो साल भर करा वही दिखाया तो बोलेगा ट्रू एंड फेयर है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। मैंने गलत करा, गलत दिखाया तो भी ट्रू एंड फेयर बोलेगा। कई लोगों ने, टीचरों ने गलत पढ़ा दिया है, मैं टीचर का नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, मानना मेरी बात। अगर बिजनेस ढंग से नहीं चला तो ऑडिटर लिखेगा ट्रू एंड, अरे ऑडिटर बिजनेस के बारे में कमेंट नहीं देता, वो सिर्फ ये बताता है कि मैंने और उदाहरण के तौर पे 100 रुपए की चीज, मैं बिजनेस बीओडी हूं, 100 की चीज 120 में खरीदी, गलत करा मैंने, हाँ गलत करा, 100 की चीज मैंने 120 पे खरीदी, मेरा खुद का बिजनेस होता तो मैं ऐसा करता नहीं करता, लेकिन मैंने पीएनएल में परचेज 120 की ही दिखाई है। मैंने 100 की परचेज 100 में नहीं, 100 की परचेज 120 में करी तो उसको 100 पे नहीं दिखाया, तो ऑडिटर बोलेगा ट्रू एंड फेयर है, क्योंकि मैंने 120 गलत करा, मानता हूं, लेकिन पीएनएल बैलेंस शीट में सही दिखाया ना। ऑडिटर को क्या चेक करना था, मैंने सही करा गलत करा ये, या मैंने जो करा वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया, जो करा वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया नहीं दिखाया। मैंने 120 पे खरीदा, गलत करा, हाँ गलत तो कर, लेकिन पीएनएल में 120 पे दिखाया ना, हाँ दिखाया, तो फिर ऑडिटर क्या बोलेगा, ट्रू एंड फेयर है। क्योंकि ऑडिटर को ये बात मैं चौथी पांचवी बार रिपीट कर रहा हूं, ऑडिटर को सिर्फ ये बताना है कि मैंने जो साल भर करा वही दिखाया। और वो ये कैसे चेक करेगा, मैंने पीएनएल बैलेंस शीट बनाया, कोई जादू की छड़ी नहीं कि घुमाया 31 मार्च को और पीएनएल बैलेंस शीट बन गया, ऐसे नहीं बनता पीएनएल बैलेंस शीट, आप लोग तो सब समझते हो। पीएनएल बैलेंस शीट बनता है ट्रायल बैलेंस से, ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर से, लेजर बनती है जनरल एंट्री से। तो पूरे साल भर में जितने काम हुए सबकी जनरल एंट्री हुई हैं, और जनरल एंट्री होने के लिए बिल वाउचर चाहिए, परचेज की एंट्री, परचेज टू रामू काका लिखने से एंट्री से नहीं परचेज होती, पहले परचेज की होगी तो उसका बिल होगा, उस बिल के बेसिस पे एंट्री होती है ना। ऑडिटर एक बिल चेक करता है, इसी चीज के लिए तो भेजा है आपने। अगर मैंने लिखा पीएनएल में 5 करोड़ की सेल, ऑडिटर मेरे से आकर पूछेगा 5 करोड़ की सेल करी ना, निकाल 5 करोड़ के बिल क्या, मैंने कहा बिल तो उसको दे दी जिसको माल बेचा, बोले काउंटर फॉइल तो होगी, काउंटर फॉइल मतलब अपन माल खरीदते तो बिल बना के देता है, कार्बन कॉपी लगाता है ना, तो दूसरी वाले जो नीचे कार्बन कॉपी वो तो उसके पास ही रह जाती है, वो पूरी बिल बुक संभाल के रखता है ना, बोले बिल बुक निकाल के एक एक बिल चेक करेगा, 1 2 4 जितनी भी उसको चेक करने उसकी इच्छा है। और फिर जब ऑडिटर ने कहा हाँ यार इसने जो साल भर करा वही दिखाया, इसने जो साल भर करा वही दिखाया, तो वो क्या लिख देगा, बोले साहब ट्रू एंड फेयर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तीसरा टर्निंग पॉइंट, क्योंकि टर्निंग पॉइंट नहीं है ये, टर्निंग पॉइंट तो 2 खत्म हो गए, अब टेक्निकल टर्म की शुरुआत होगी। हम बेटा क्या है ना, सामान्य भाषा में बात नहीं करते, एक प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में क्या फर्क होता है, सामान्य भाषा का फर्क होता है। सिंपल भाषा में हम प्रयोग कर लेंगे तो फिर हमारी बात सब समझ जाएंगे, अभी सब समझ जाएंगे तो हमारे पास काय के लिए कोई आएगा। लोग कहते हैं इनकम टैक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तो कहता हूं बड़ा आसान है, और कॉम्प्लिकेटेड बनाओ, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाओ कि सामान्य आदमी साला रिटर्न ही नहीं भर सके, उसको झक मारा के चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाना पड़े तो हम भी फीस बढ़ा दें। आसान नहीं, कॉम्प्लिकेटेड करो। लोग कहते हैं जीएसटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, काय का कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेटेड करो कि जो अब तक अपनी रिटर्न खुद भर रहा है ना वो भी नहीं भर पाए, झक मारा के चार्टेड अकाउंटेंट के पास, अपना धंधा कैसे चलेगा है। कोई घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। इसीलिए हम लोग जो प्रोफेशनल लोग हैं ना बड़े चालाक होते हैं, अपनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बनाते हैं। कैसे मालूम है, बताता हूं। यहां से शुरुआत कर रहे हैं, मैंने जो करा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाया, जैसा करा वैसा नहीं दिखाया। ऐसा 2 कारणों से हुआ होगा, या तो ऐसा मैंने जानबूझ के करा होगा, या तो ऐसा मैंने गलती से कर दिया होगा, इसके अलावा तीसरा कारण नहीं हो सकता। करेक्ट, मैंने जो करा उसको मैंने वैसा नहीं दिखाया। जैसे मैंने सेल्स करी 100 करोड़ 1 करोड़ की, लेकिन दिखाई कितनी, 1 करोड़ 1 लाख। अब या तो ये गलती से हुआ होगा या तो जानबूझ के, गलती से करा तो एरर, जानबूझ के हुआ तो फ्रॉड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मैंने साल भर करा वो वैसा नहीं दिखाया, इसके 2 ही कारण है, या तो फ्रॉड या तो एरर। हम फ्रॉड एंड एरर वर्ड यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं मिस स्टेटमेंट। यहां से शुरुआत हुई टेक्निकल वर्ड्स की। तो ऑडिटर क्या चेक करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है या नहीं। ऑडिटर क्या चेक करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा टेक्निकल लाइन है, अब थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा। ऑडिटर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाता हूं, फिर टेक्निकल पे लेके जाऊं। ऑडिटर चेक करता है कि पूरे साल भर जो मैंने करा वैसा ही मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया या नहीं दिखाया, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट
फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है या नहीं, यानी फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट मतलब उसमें मिस स्टेटमेंट है या नहीं, यानी उसमें फ्रॉड एंड एरर है या नहीं। अगर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है यानी कोई फ्रॉड एंड एरर नहीं है, यानी मैंने जो करा वही दिखाया, तो बोल देगा साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर। सारे शेयर होल्डर को ट्रू एंड फेयर, मैंने चेक कर लिया, फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है, फ्रॉड एंड एरर नहीं है, ट्रू एंड फेयर है। और अगर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट नहीं है यानी उसमें फ्रॉड एंड एरर है, यानी मैंने जैसा करा वैसा नहीं था, तो शेयर होल्डर को क्या बोलेगा, फ्री, ये ट्रू एंड फेयर नहीं है। भाई क्यों नहीं है ट्रू एंड फेयर, क्योंकि फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट नहीं है। फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रॉड एंड एरर है। तो ऑडिटर पहले खुद को सेटिस्फाई करता है, खुद को, क्या, जब चेक करने आएगा पहले इस बात के लिए खुद अश्योरेंस लेता है। एक मिनट रुको, बच्चों के मैसेज आ रहे, बेटा 2 मिनट रुक जाओ, मैं सबके सवाल ले लूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, अभी टाइप मत करो, मेरा ध्यान बीच में डिस्टर्ब होता है, मेरा ध्यान आपके डाउट पर चला जाता है। 2 मिनट रुक जाओ, आपके जो भी डाउट है मैं सारे लेंगे, बट 2 मिनट होल्ड करो ना, 2 मिनट के लिए होल्ड करो बस। तो ऑडिटर पहले खुद ऑडिट करता है, यानी वो पहले रीजनेबल अश्योरेंस लेता है। अश्योरेंस लेता है मतलब खुद को सेटिस्फाई करता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है या नहीं, यानी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड एंड एरर है या नहीं। जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है, अब दोनों में से एक बात से तो सेटिस्फाइड होगा चेक करने, या तो वो पता चलेगा फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है यानी फ्रॉड एंड एरर नहीं है, तो बोल देगा ट्रू एंड फेयर है। अगर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट अगर है यानी ट्रू एंड फ्रॉड एंड एरर नहीं है, तो बोल देगा ट्रू एंड फेयर। और अगर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट नहीं है, फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट नहीं है यानी फ्रॉड एंड एरर है, तो क्या बोलेगा कि ट्रू एंड फेयर नहीं है। अभी लिखूंगा, घबराओ मत, अभी लिखेंगे तब और क्लियर। और फिर वो ओपिनियन एक्सप्रेस करता है कि हाँ ट्रू एंड फेयर है या नहीं। ये होती है ऑडिट। अब इसको मैं पहले आपको समझाता हूं एक डायग्राम बना के, जिससे आपको और क्लियर होगा। व्हाट इज एन ऑडिट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बेटा इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं? इंडिपेंडेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो बाहर का व्यक्ति आया ना, वो ना तो शेयर होल्डर के फेवर में होता है और ना ही डायरेक्टर्स की। वो तो कह रहा है बोल साहब मैं तो चेक करूंगा, असल में अगर शेयर होल्डर सही होंगे, सॉरी डायरेक्टर सही होंगे तो मैं सही बोलूंगा, गलत होंगे तो गलत बोलूंगा। शेयर होल्डर मुझे लेकर आए का मतलब ये नहीं है कि मैं उनके कहने पर कुछ भी गलत बोल दूंगा, नहीं। इसीलिए बोला इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल। आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, आपका जो मना यूज कर लेना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये ब्रॉड टर्म है। जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड बोलते हैं तो उसमें P&L आता है, बैलेंस शीट आता है, एनेक्सचर्स आते हैं, लेकिन उसके अंदर वो जो बिल एंड वाउचर है वो नहीं आता। जबकि हम चाहते हैं कि बिल एंड वाउचर भी आए, क्योंकि आप तो चेक उसे भी कर सकते हैं। आप क्यों करते हैं ये ऑडिट? इस ऑडिट को करने के हमारे हैं 2 उद्देश्य। पहला, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। इसमें बेटा रीजनेबल वर्ड का मतलब मैं समझाऊंगा आपको बाद में, आप अभी इस वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट मत करना। टू ऑब्टेन, आप ऐसे पढ़ें, टू ऑब्टेन अश्योरेंस वेदर, कौन ले रहा है अश्योरेंस? ऑडिटर। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट और नॉट। फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट और नॉट। ओपिनियन तो बाद में देगा, पहले खुद को अश्योरेंस देता है। इस वर्ड को, रीजनेबल वर्ड को थोड़ी देर के लिए भूल जाना बेटा, इस रीजनेबल वर्ड को भूल जाना, कोई बात नहीं, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। तो टू ऑब्टेन अश्योरेंस, पहले वो खुद को सेटिस्फाई करेगा कि फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट मतलब फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। ये फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है बेटा? ये तो गलती बैठे, अपन इसको लेंगे। फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट मतलब फ्रॉड एंड एरर तो नहीं है ना।
ये एश्योरेंस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्री होने ही चाहिए, हो सकता है ये वो उसको एश्योरेंस मिले कि हाँ फ्री है, मतलब उसमें फ्रॉड एंड एरर नहीं है। फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट, इसका आंसर अगर यस है, यस, तो मतलब नो फ्रॉड, ठीक है, मतलब नो एरर। यदि इसका आंसर यस है, सॉरी नो है, तो मतलब फ्रॉड या एरर है। समझे आप मेरी बात? यदि फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है तो मतलब फ्रॉड एंड एरर नहीं है, फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट नहीं है तो फ्रॉड एंड एरर है। जब वो इस बात से सेटिस्फाइड हो जाता है उसके बाद ओपिनियन देता है। क्या देता है ओपिनियन? एंड एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ट्रुथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेप बेटा बदल नहीं सकते, ये पहले नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा। अब पहले जब तक रीजनेबल एश्योरेंस नहीं लेगा ओपिनियन कैसे देगा? तो ये आपके हाथ में नहीं। पहले आपको रीजनेबल एश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, उसी के बाद आप ओपिनियन दे सकते हैं। इस बात का आप बेहद ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब सवाल पूछेंगे आपसे कि आपको तो कोई डाउट नहीं है, बिंदास बताना। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अपने बीच में ना ईमानदारी का रिश्ता रहना चाहिए। यदि वाकई में आपका ध्यान नहीं था, हट गया था और समझ में नहीं आया, तो फिर एक अलग बात है। फिर आप मुझे बोलो सर दोबारा एक्सप्लेन कर दो बेटा, देखो वो ना फिर क्या पिंच होती है बात, वो फिर ईगो हट कर देती है। और वाकई में आपने पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा फिर भी समझ में नहीं आया, तो आप सवाल पूछो, एक नहीं 4 बार समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, अरे ये सवाल बाद में पूछना, लिखना है नहीं लिखना बाद में, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑडिट समझ में आ गई होगी कि क्या होती है। इधर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आपका वो जो व्यक्ति आ रहा है बाहर का, वो ना तो शेयर होल्डर के फेवर में है और ना ही वो बीओडी के फेवर में है, वो वही बोलेगा जो है। सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन, कुछ नहीं है बेटा, सेकंड पॉइंट तो आप ओपिनियन तो दोगे, आपने चेक कर लिया, पता चला फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है या नहीं, उसके बाद आप शेयर होल्डर को जाके बताओगे तो सही कि हाँ ट्रू एंड फेयर है, नहीं बताया ना। अगर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है तो आप बोलोगे ट्रू एंड फेयर है, फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट नहीं है तो आप बोलोगे ट्रू एंड फेयर है। आपको एक चीज तो बोलनी पड़ेगी ना, अगर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है तो बोलो ट्रू एंड फेयर है, फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट नहीं है तो बोलो ट्रू एंड फेयर भी नहीं है। तो ये ओपिनियन बतानी पड़ती है, हम लोगों को ऐसे बताते हैं ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, ठीक है। और बताएं, अब फटाफट से आप इसको कॉपी कर लो, मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट, है ना। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें भी देखो ना वो करेंगे चालाकी, इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट, सेव करके रख लेंगे, कभी जिंदगी में कॉपी नहीं करेंगे, फिर आपने फेल होने की शुरुआत बस यहीं से कर ली। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मैं आगे से आपको टाइम दे रहा हूं कि 2 मिनट का टाइम, इसको लिखने के लिए 2 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए आपको, हम दे रहे हैं 2 मिनट। आप आराम से 2 मिनट लेके इसको कॉपी कर लें, लेकिन ऐसा नहीं कि फोटो खींचा और बोले 2 मिनट आराम से मजे से बैठे हैं, टीवी देख ली, ये देख लिया, उसकी फोटो देख ली, इसकी फोटो देख ली, उससे चैट कर लिया, उबासियां ले ली, नींद ले ली, ये मत करना। इसको लिखो कॉपी में, कॉपी में नोट डाउन करो, इसको फटाफट से नोट डाउन करो। अब देखिए किसी के चेहरे पे तो लिखा होता नहीं, ऐसा तो कोई मशीन अभी तक बनी नहीं जिससे ये चेक को, अब कोई व्यक्ति जो शेयर होल्डर से बेचारे वो तो यही समझकर चार्टेड अकाउंटेंट को अपॉइंट करते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली ऑडिट करेगा। अब उसमें कोई चार्टेड अकाउंटेंट अपने ईमान से कॉम्प्रोमाइज कर ले, अपने प्रोफेशनल जो एथिक्स हैं उनको दाव पे लगा दे, तो बेटा उसका तो देखो इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि जो चार्टेड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस करते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज इंडिपेंडेंटली, इसलिए हमें यही मान के चलना है। डन सर, कॉपी कर लिया, वेरी गुड बेटा। विकास महला एक बच्चा है, आपके नाम से बेटा मेरे को एक बात याद आ गई, मेरा सीए फाइनल में आज से करीब 4-5 साल पहले एक स्टूडेंट हुआ करता था, उसका नाम भी विकास महला ही था, और वो बड़ा अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बिल्कुल बहुत अच्छा स्टूडेंट था मतलब अभी है, लेकिन वो मेरा स्टूडेंट नहीं रहा, तो नौकरी करता है, सीए बन गया, बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट था वो। चलिए लगभग सब बच्चों के मैसेजेस आ गए हैं, सब बच्चों ने कर लिया है डन। अब जरा हम इसमें इस एक तो डेफिनेशन को मैं आपको मॉड्यूल से लिंक कराऊंगा, क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मॉड्यूल में जो लिखा है वो और ये साथ साथ चले। इंस्टीट्यूट ने क्या करा, मैं रीजनेबल वर्ड को अभी भी ड्रॉप पे लेके चल रहा हूं, आप परेशान नहीं हो, मैं बताऊंगा, मैंने अगर कोई चीज बोला है मैं बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा, आपको याद रहे ना रहे पर हमें याद रहेगा। इंस्टीट्यूट ने इस डेफिनेशन को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, इसको नाम दिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ठीक है, और इसको नाम दिया ऑडिट, ये डेफिनेशन है। आगे क्या लिख दिया डेफिनेशन में,
ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने उसको ऑब्जेक्टिव्स और इसको लिंक कर दिया और एक सिंगल डेफिनेशन बन गई। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेशन पर आए, ये पूरा लिख दो, ऑब्जेक्टिव पर आए, ये दोनों लिख दो, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, यहां एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं एक लाइन ऐड करता हूं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी, आप भी ऐड कर लेना, लेकिन आप जो भी करना 2 मिनट बात करना। देखो बेटा, ये तो लाजमी सी बात है, किसी ना किसी एंटिटी की ही ऑडिट करेंगे, नॉन एंटिटी की तो ऑडिट होती नहीं। लेकिन एक जो छोटी सी चीज आपको समझनी है, हम लोग जब ऑडिट करते हैं तो ये एंटिटी कोई भी हो सकती है, ये फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, ये एओपी भी हो सकती है, बीयूआई भी, कोई भी हो सकता है, और हमारे ऑडिट करने के तरीके में फर्क नहीं आता। तो इस लाइन से एंटिटी कौन सी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मॉड्यूल में चलते हैं, आपको मॉड्यूल में दिखाते हैं कि डेफिनेशन क्या दे रखे उन्होंने। देखिए बड़ा मजा आएगा, क्या लिखा है इन्होंने। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। अब जो आगे की लाइन है बेटा, ध्यान से सुनना जरा, अब जो आगे की लाइन है, ठीक है ना, ये पेन सेलेक्ट कर लो, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, व्हेन एग्जामिनेशन थोड़ा सा ज्यादा कट गया, यहां से हटा देते हैं, वेदर, इसका कोई मतलब नहीं भाई। जब हमने आपसे कह दिया कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो एंटिटी कौन है, तो ये लाइन हम क्यों लिखे, इसलिए मैंने अपनी जो डेफिनेशन थी उसमें ये नहीं लिखा, और आपको भी याद नहीं करना। मैंने कहा काट दो तो मतलब काट दो, और ऐसा काट दो कि ये दिखना ही बंद हो जाए, है ना। दिखे नहीं मतलब ये नजर के सामने ही नहीं आना चाहिए। जो चीज पसंद ही नहीं हो वो नजर के सामने जितनी कम आए, इसलिए कहते हैं ब्रेकअप के बाद में ना पुरानी यादें बाहर निकाल देनी चाहिए। वो जितनी सामने आएगी ना, फिर वो पहला प्यार गूंजता रहेगा और वो याद दिलाता रहेगा। अब पहला प्यार तो देखो बेटा, पहला प्यार होता है, आप चाहो या ना चाहो गाय बगाई याद आई जाता है, ये वो पहले प्यार जैसा होता है, क्योंकि पहली पहली जो डेफिनेशन पढ़ी है आपने ऑडिट में, इसलिए नजर के सामने आनी नीचे, जितनी दूर रहेगी उतना बढ़िया है। क्योंकि हमें क्या फर्क पड़ता है एंटिटी कौन सी है, हमने तो एंटिटी की ऑडिट करनी है। When such examination is conducted with the view to express opinion, अब मैंने क्या करा मालूम है, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ये जो विद द व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन, ये चीज ऑब्जेक्टिव में भी थी, मैंने मर्ज कर दिया। कैसे मर्ज करा वो भी दिखाता हूं, ये याद रखना आप सारा ना। हम जरा नीचे जा रहे हैं, नीचे कहां जा रहे हैं, बीच में इन्होंने ये कुछ वो दिए हैं ऑब्जेक्टिव्स, मैं वहां जाऊंगा अभी, लेकिन पहले आपको ऑब्जेक्टिव में लेके जाता हूं। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन, ध्यान देना बेटा जरा यहां से, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, आ गया ना, देखो, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द होल आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट और नॉट, वेदर ड्यू टू द फ्रॉड एंड एरर। इसे काट दो। अरे क्यों काट दो, जब आपने मिस स्टेटमेंट वर्ड लिख दिया तो ड्यू टू द फ्रॉड एंड एरर लिखने की जरूरत ही नहीं थी। एक ही बात है, बात तो एक ही, सही कह रहे हो, फिर अलग लिखने की जरूरत है, हमने काट दिया। Thereby enabling auditor to express opinion on whether financial statements are prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework, इसको मैंने काट दिया। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 में समझाऊंगा। अभी तो बस इतना समझना है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना, ओपिनियन एक्सप्रेस करना विद द व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। चलो थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, इसको है ना हल्का सा मैं ये वाला जो हिस्सा है ये इसको सही कर देते हैं। एक मिनट रुको, फ्रॉड टू एक्सप्रेस ओपिनियन यहां से काट देते हैं। ये जो मैंने काटा है ना बेटा, देखो ऊपर जो काटा था उसको तो भूल जाओ, ये जो काटा है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 या 3 में पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी तो बस इतना सा, टू एक्सप्रेस ओपिनियन। अब जो हमने डेफिनेशन लिखी थी उसको कर लो, और जो इसमें पढ़ा था वो कर लो, दोनों को लिंक कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा और यहां पे क्या पढ़ा, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, इसके आगे तो हमने भी काट दिया। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट और नॉट, मैंने कहा वेदर ड्यू टू द फ्रॉड एंड एरर, काट दो, काम का नहीं है। टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस, यही यहां लिखा हुआ है, वही उन्होंने लिखा, हमने कुछ अलग लिखा हो तो बता दो, हमने कुछ अलग नहीं लिखा, हमने वही चीज लिखी जो यहां लिखी हुई। इज इट क्लियर? तो ये हमारी डेफिनेशन है। अब इसमें एक सवाल जो है वो है रीजनेबल वर्ड का मतलब क्या है। रीजनेबल वर्ड का मतलब है कि हम लोग जब ऑडिट करते हैं तो कई बार क्या होता है, आपके सामने इतनी बड़ी एंटिटी,
हम 100% चेकिंग नहीं कर सकते। आप सोचो जिस काम को करने में, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीधे तो बने नहीं, जादू की छड़ी तो थी नहीं 31 मार्च को या 1 अप्रैल को छड़ी घुमाई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो गए, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, ये तो पता है। तो क्या हुआ होगा? तो ये हुआ होगा कि आपने पूरे साल भर जो ट्रांजैक्शंस करे उनके डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड करे होंगे, जनरल एंट्रियां बनाई होंगी, लेजर बनाया होगा, ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, उससे P&L बैलेंस शीट बनाया होगा, तब जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होंगे। करेक्ट। ये काम को करने में एंटिटी को 365 दिन लगे और उसमें भी कई लोगों का स्टाफ लगा होगा। क्या हम ये पूरी चीजें 5 दिन 10 दिन महीने भर में चेक कर सकते हैं क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सैंपलिंग करते हैं। सैंपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, और हम थोड़ी चीजें चेक करके, यानी हम क्या करते हैं, कुछ एक ट्रांजैक्शन चेक कर लेते हैं। अगर उन ट्रांजैक्शन को सही रिकॉर्ड किया तो ये मान लेते हैं पूरा सही। कैसे? और सैंपलिंग करना, मैं आपको ये बताऊं, सैंपलिंग करना कोई नई चीज नहीं है। ये चाहे आप सोच लो सैंपलिंग करना खाली हमारे प्रोफेशन में ही होता हो, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। सैंपलिंग सिर्फ हमारी प्रोफेशन में होती है ऐसा भी नहीं है, इस दुनिया हर प्रोफेशन में। डॉक्टर के पास गए हो कभी? बोलो हाँ या ना, बताओ तो सही। तो सर गए हैं, हाँ गए, हम लोग डॉक्टर के पास गए। बताओ गए हो क्या? अरे डॉक्टर के पास गए क्या? गए, सब लोग गए। अब जब आप, कई बार डॉक्टर कहते हैं बोले ब्लड का सैंपल कराओ, तो सैंपल कराने के लिए आप गए। एक बच्चा, वो गार्गी बंसल बोल रही बेटा अरे बहुत बार क्यों गए यार? गलत बात, परेशान दुखी रहती होंगी गार्गी जी, तभी आपको जाना पड़ गया। गार्गी जी बहुत दुखी रहती है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ने बोला ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा, तो डॉक्टर क्या करता है, वो पूरा ब्लड बाहर निकाल लिया आपकी बॉडी का और आपको साइड में बैठा दे रहा, वैसे लटके पड़े हो मरे हुए से। पूरा ब्लड लेके डॉक्टर साइड में बैठा है आराम से और वो टेस्ट कर रहे हैं, और आप डॉक्टर से बोल रहे हो साहब अब और कितनी देर? बोला 15 मिनट। बोल साहब 15 मिनट ले ही आना, वरना उसके बाद तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी चढ़ाने की। ऐसे करता है कि डॉक्टर आपको ब्लड सैंपल? नहीं ना। क्या करता है, थोड़ा सा सैंपल निकालता है, उसको एग्जामिन करके पूरी बॉडी के ऊपर ओपिनियन देता है ना। आपकी मम्मी, मतलब योर मॉम नोस बेटर सैम्पलिंग देन यू, डू नो दैट। घर में चावल बनते हैं, राइस, तो क्या करती है मम्मी, 2 या 3 या 5 पीसेस को बाहर निकाल के चेक करते हैं, या पूरे चावलों को फैला लिया और एक एक दाने को दबा दबा के देख रहे बना के नहीं बना, बना के नहीं बना? नहीं करते ना। 2-3 दाने निकाले, उनको दबाकर देखा, वो बन गए, तो मतलब पूरे चावल बन गए, बात खत्म हो गई। ऐसे ही ऑडिट में हम करते हैं। दैट वी यूज्ड टू टेक few of transactions out of the 100% transactions, and we used to examine those transactions from the records, and we found those transactions have been recorded properly, adequately, without any fraud and without any error. Then it is assumed कि सारे ट्रांजेक्शन सही होंगे। लेकिन देखो सैम्पलिंग में हमेशा एक रिस्क होता है। कई बार ऐसा होता है चावल बने, मम्मी ने चेक भी करे, अच्छे बने थे, लेकिन एक आध दो चावल का दाना या दाल का मुंह में टुकड़ा ऐसा आ गया जो कच्चा था, आ गया। ये एक रिस्क होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रीजनेबल वर्ड लगाते हैं कि 2 तरह की ओपिनियन होती है। एक तो होता है एक्यूरेट ओपिनियन, एक होता है रीजनेबल। एक्यूरेट मतलब मैं कह रहा हूं फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट तो है, एक भी फ्रॉड एंड एरर नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं रीजनेबल अश्योरेंस, इसका मतलब हो सकता है कि फ्रॉड एंड एरर मिल जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग लगाते हैं वर्ड रीजनेबल। खैर आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम और चर्चा करेंगे। आपके अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताएं पहले एक बार। मेरे हिसाब से किसी को डाउट तो होना नहीं चाहिए। अरे एक ही सवाल कितनी बार पूछते हो विकास बेटा? मॉड्यूल कॉपी करवाना है तभी तो पढ़ोगे, कैसे वरना? हाँ बेटा, सीए अगर ऑडिट गलत करता है तो फाइन है, और वो फाइन आप पढ़ेंगे सीए फाइनल में, अगर आप सीए फाइनल तक गए तो वहां पर है। नहीं जाओगे, जाओगे सब जाओगे, लेकिन मैं कैसे बताऊं जाओगे नहीं जाओगे? मेरे साथ डाउट बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छी बात है बेटा, बड़ा अच्छा लगा, ऑल क्लियर, वेरी गुड। एक पलक बेटा लिखा पलक ने कि सर पहली बार को डेफिनेशन इतने अच्छे से समझ में आई, थैंक यू वेरी मच। नहीं जाओगे बेटा, मेरी तो दुआ यही है, मैं तो ऐसी मजाक। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, एक बात और ना, एक अच्छी बात तो, मेरी बेटा क्या मजाक करने की आदत है। अब कई बार क्या होता है, सपना रह जाएगा, अरे नहीं सपना क्यों रहेगा बेटा, बनोगे। मेरी ऐसी मजाक करने की आदत है, आप बुरा मत मानना। मैं कभी, मेरा उद्देश्य किसी को जो है ऐसे चोट पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं होता, और कई बार तो इसकी वजह से मेरे को बड़े नुकसान हुए हैं। मेरे साड़ू हैं, साड़ू समझते हो, मेरी जो
वाइफ है उनकी, जो सिस्टर है उनके हस्बैंड, उनको साड़ू बोलते हैं, तो वो मेरे से छोटे हैं, तो पहली बार जयपुर आए, उनकी शादी हुई उसके बाद पहली बार जयपुर आए। तो ऐसा होता है ना अपने यहाँ पे कि जब कोई आता है कोई रिलेटिव, तो जब वो जाते हैं तो उनको लिफाफा देते हैं 1100 रुपये का, 2100 रुपये का। तो मैंने भी उनको लिफाफा दिया, वो तिलक वगैरह करके लिफाफा दिया, तो वो मेरे से बोले इसकी क्या जरूरत थी। तो मैंने मजाक में ऐसे ही कह दिया कि मैंने कहा हम कौन सी अपनी इच्छा से दे रहे हैं, हम भी को जबरदस्ती देना पड़ रहा है। अब वो बुरा मान गए, और वो उसके बाद मेरे से 1.5 साल तक बात नहीं करी। बोले यार फिर दे क्यों रहे हो, वापस ले लो। अरे मैंने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, माने ही नहीं। खैर, तो इसलिए मेरी मजाक करने की आदत है, आप बुरा मत मानिएगा, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं होता, ठीक है। और बाकी फिर भी कोई बुरा मान जाए तो मान जाए, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, अपन तो ऐसे ही पढ़ाए। अगर बुरा मानते हो तो मान जाओ, मेरा मना मजाक करने का नेचर है वो रहेगा। नहीं भारी भारी कुछ नहीं पड़ा, मैंने कोई टेंशन नहीं ली साल भर तक, वही बात नहीं कर रहे थे, साल भर बाद अपने आप बात करने लग गए, क्या करें। चलिए क्या, सो मजा आया सर आज लेक्चर लेकर, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। कंजूस हो सर आप, अरे कंजूस कंजूस कुछ नहीं हो यार, वो तो मैंने मजाक में कहा था, अगर कंजूस हो तो देता ही क्यों। नाइस टू मीट यू सर, नाइस टू मीट यू टू, थैंक यू वेरी मच, इट्स एंजॉयबल, ओके गुड, गुड बाय, चलिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।